नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे, इसलिए इसका हम 2-3 पार्ट लाएंगे इस चैप्टर का। क्योंकि एक पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2-3 पार्ट में लाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कि इस अध्याय में हम प्रकाश संबंधी अनेक सामान्य व अद्भुत परिघटनाओं के बारे में, जैसे कौन कौन से, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग कैसे बनते हैं, और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, इन सब घटनाओं के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ जरूरी चीजें हैं उनको जान लेंगे, इसके बाद हम ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है कि विवर्तन क्या होता है। आप ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आप वीडियो देख करके फिर आप बुक को पढ़िए एनसीईआरटी के, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और नीचे पीडीएफ लिंक मैं आपको एनसीईआरटी का और ये अपना जो मैंने नोट्स तैयार किया है उसका दोनों अपलोड कर दूंगा। जो आपको डाउनलोड करना हो उसको आराम से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई विवर्तन क्या होता है। यदि प्रकाश के रास्ते में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, यदि प्रकाश के रास्ते में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन कैसे करेगा भाई। जैसे यही कोई वस्तु है और प्रकाश की किरण यहीं से आ रही है, तो अब इसके आर पार तो तभी जाएगी, इसके आर पार तो तभी जाएगी जब ये पारदर्शी होगा। लेकिन यहाँ पे हमने बताया है कि अपारदर्शी वस्तु रखी गई है, तो अब इसको पार करके तो जा नहीं पाएगा, तो इससे क्या करता है, किनारे पर मुड़ जाता है। इस तरीके से प्रकाश किनारे पर मुड़ जाता है। यानी कि यदि प्रकाश के रास्ते में कोई अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन ना करके उस कण के किनारों पर मुड़ जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला देखते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के क्या नियम हैं। इसको समझने से पहले हम आपको बताएं कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जिसके पीछे पॉलिश किया हो, जैसे हम जिसमें दर्पण, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, शीशा जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे भी आप देखोगे तो पॉलिश किया हुआ होता है। तो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है ना, मतलब लौटा देता है, और तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। एक सेकेंड, हाँ, अतः जब कोई, अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है, उसके परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ से
टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसे भी जैसे हम कोई ये दीवार है और इस दीवार पे जब हम बॉल फेंकते हैं इस तरीके से, तो ये बॉल यहाँ पे टकराने के बाद वापस इधर उधर चली जाती है ना, तो इसको भी हम परावर्तन कहते हैं एक तरीके से। लेकिन जब ये घटना प्रकाश द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चीजें समझ में आ गई कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभी इनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। तीनों क्या होते हैं, एक तल पे होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम है। अगला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का क्या है, यहां परावर्तन कोण कर लीजिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी को हम कहते हैं I इक्वल टू आर, आई बराबर आर। यानी ये जो परावर्तन संबंधी ये जो दूसरा नियम है, इसी को हम शॉर्ट में I इक्वल टू आर कहते हैं। अब देखिए I और R क्या है। I का मतलब होता है इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे, और R होता है रिफ्लेक्टेड रे, है ना, यानी परावर्तित किरण। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल यानी आई यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, है ना, आई इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण। क्या, इंसिडेंट एंगल का मतलब आपतन कोण। ये आर से रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब होता है परावर्तन कोण। क्या होता है इसका मतलब, परावर्तन कोण। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि परावर्तन के नियम क्या हैं। और फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कि हमें पता है कि वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है पारदर्शी वस्तुएं, एक होता है अपारदर्शी वस्तुएं, और अगला होता है पारभासी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं आपको समझ में आया। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ये ट्रांसपेरेंट, है ना, पारदर्शी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर अगला हमारा है अपारदर्शी वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम ना देख सके, वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। जैसे कोई भी सामान ले लो, जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, दरवाजा, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इनके आर पार हम नहीं देख पाते। लेकिन दरवाजा अगर कांच का होगा तो उसके आर पार हम देख पाएंगे, तो वो पारदर्शी होगा। ठीक है, अपारदर्शी को हम कहते हैं ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी वस्तुएं। फिर अगला जो हमारा है वो है पारभासी। पारभासी को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, इंग्लिश में ट्रांस, ये स्पेलिंग ध्यान से लिख लीजिए, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी या
कहा जाए तो अर्ध पारदर्शी। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार केवल आंशिक रूप से देखा जाए, हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन साफ नहीं देख सकते, हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, धुंधला शीशा, है ना। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, पारभासी होती हैं। तो जो चीजें हमें प्रकाश के परावर्तन में पढ़ना है, ठीक है, वो आगे हम देखते हैं क्या है कि अगला प्रश्न हमारा एक तरीके से है कि हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है, हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है। ठीक है, तो क्यों दिखाई देती है भाई, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु क्या द्वारा प्रकाश के किरणों को परावर्तित किया जाता है। मतलब टकरा कर जब वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, परावर्तित किया जाता है। जब यह परावर्तित किरण हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। और जब ये परावर्तित किरण ना हमारी आंखों में पहुंचती हैं तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं कि हम किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार क्यों देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं भाई, क्योंकि प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं पर पड़ने के बाद परावर्तित नहीं होती है, उसके क्या चला जाता है, उसके पार चला जाता है। इसलिए हम पारदर्शी वस्तुओं के आर पार देख पाते हैं, यानी प्रकाश की किरण उसके पार चली जाती है, इसलिए उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों तक नहीं बनता है और हम उसके पार देख पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो हाँ, प्रकाश का परावर्तन वाला मामला हम एक बार इसको आपको बना के बता दें। जैसे कि ये कोई क्या है, दर्पण है, कांच है, मिरर है, दर्पण है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। ये क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण, और इंग्लिश में कहें तो मिरर है। ठीक है, वो मिरर है। अब एक किरण यहां से आती है, ये कोई वस्तु रखा है तो इसकी किरण यहां आई, प्रकाश है ना, किरण आई, तो इस आने वाली किरण को, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, इधर साइड में लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप, आपतित किरण। ठीक है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, इस किरण को। फिर यहां से टकरा करके फिर वो वापस उसी माध्यम में लौटती है। ठीक, तो ये ऐसे लौटेगी, ये ऐसे लौटेगी, तो ये वाली जो किरण है, तो ये किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। यानी एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। ठीक है, एक आपतित किरण और ये वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, इसी बिंदु पर एक सीधी रेखा होती है और इसी सीधी रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, इसी सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो और इसी पूरे घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी एक आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को हम आपतित, दर्पण पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं।
और जो बीच में एक सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन जो होती है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अभिलंब को नॉर्मल, NORMAL, इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम देखते हैं। पहला तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई या साइड बिंब के बराबर होती है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, जितना लंबा वस्तु होगा उतने लंबा प्रतिबिंब भी होगा। अगला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनता है जितना कि दर्पण के सामने वस्तु रखी है। अगर हमारी वस्तु जो है, अगर हम 2 मीटर दूर रखे हैं तो वो कितना दिखाई देगा प्रतिबिंब? उसका 4 मीटर दूर दिखाई देगा। यानी 2 मीटर हमारा वस्तु से दर्पण तक और फिर 2 मीटर दर्पण से उसके प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इस पर बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब जैसे जब हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा दाहिने वाला भाग होता है वो बाएं दिखाई देता है और जो बाएं वाला भाग होता है वो दाएं दिखाई देता है। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण तो एक होता है, गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका पृष्ठ क्या हो? गोल हो। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर हो। जैसे ये इस तरीके से ये गोल है तो गोलीय दर्पण है, पीछे हमने पॉलिश कर दिया। जब पीछे पॉलिश अगर हम कर देंगे तो जो अंदर वाला पृष्ठ होगा ये परावर्तक होगा। यानी ये जो अंदर वाला पृष्ठ होगा ये कैसा होगा? परावर्तक होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। यानी कि अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर हो तो उसे हम कहते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अ से अवतल और अ से अंदर। अगर अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए अगला वाला क्वेश्चन। अवतल दर्पण के बाद कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वो गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला यानी उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो? परावर्तक हो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर हो, उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसी की अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ अगर हम पॉलिश कर दें तो भाई बाहर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। तो जब बाहर वाला पृष्ठ यानी उभरा हुआ पृष्ठ जब परावर्तक होता है, एक सेकंड फिर से हम इसको फिगर को बनाते हैं ढंग से। यानी कि जब उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक कब होगा? जब हम अंदर की तरफ पृष्ठ पे पॉलिश कर देंगे। तो ये उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो गया। तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अगर वह गोलीय दर्पण जिसका
अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक हो वो अवतल दर्पण है, और वह गोली दर्पण जिसका बाहर वाला पृष्ठ परावर्तक है वो उत्तल दर्पण है। चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है ना? हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और हम जो है अपने अगले वीडियो में इसके आगे के पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, है ना, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभ उठा सके। और अगर कोई चीज़ आपको इस वीडियो में ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। और हम नीचे पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उससे चीज़ों को याद कर लीजिए, या आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। ठीक है, ओके, बाय।